Good morning. I am Kalpana Singh, Assistant Professor in Adipsar College of Education, देवघर झारखंड। आज हम लोग प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो एजुकेशनल कमीशंस है ब्रिटिश रूल के, उसके कंट्रीब्यूशंस क्या हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसके अलावा जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे लैंग्वेज को लेके ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल ग्रुप को, उसके बारे में समझेंगे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्यों चेंज हुए, क्यों उसमें बदलाव हुआ, उसके बारे में जानेंगे। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो ब्रिटिश रूल के समय में जितने भी एजुकेशन सिस्टम कमीशंस आए, उसके जो मुख्य फीचर्स, जो विशेषताएं हैं, उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया, इसके जो क्रमबद्ध विकास थे, उसके एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस सेशन में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसके जो एजुकेशन सिस्टम्स के जितने भी मेरिट्स और डिमेरिट्स थे रिकमेंडेशंस के, उसको भी जानेंगे। अब हम लोग जो एजुकेशन कमीशंस जितने भी आए, उसके जो क्रमबद्ध जिस तरह से उनका विस्तार हुआ, उसको एक मैंने चार्ट टाइम चार्ट के जरिए यहाँ पे प्रेजेंट किया है। 1 बाई 1 करके इसको हम लोग समझेंगे। चार्टर एक्ट जो 1813 में आया, और उसके चेयरमैन जो हैं चार्ल्स ग्रांट थे। मैकाले मिनट 1834, सर थॉमस जेम्स मैकाले ने इसको चेयर किया था। चार्ल्स वुड ने 1854 में वुड डिस्पैच, सर विलियम विल्सन हंटर के चेयरमैनशिप में 1882 में हंटर कमीशन, जॉर्ज लॉर्ड कर्जन इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, एंड सैडलर कमीशन या कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 डॉक्टर माइकल ई सैडलर के चेयरमैनशिप में आया। 1928 में सर फिलिप हार्टोग के चेयरमैनशिप में हार्टोग कमेटी आई। ए एबट एंड एस.एच. वुड 1937 में एबट वुड कमेटी को चेयर किया। 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के चेयरमैनशिप में जाकिर हुसैन कमेटी आई। एंड 1944 में सार्जेंट कमीशन सर जॉन फिलिप सार्जेंट के चेयरमैनशिप में आई। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट। एक्चुअली ये जो एक तरह से सजेशन था चार्ल्स ग्रांट का, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करवाया गया था 1813, जिसको हम लोग चार्टर एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके जो मेन रिकमेंडेशंस थे वो थे कि कंपनी 1 लाख रुपए की नगद राशि इंडियन एजुकेशन पे खर्च करेगी। साथ ही इसके जो नेक्स्ट रिकमेंडेशंस हैं वो वेस्टर्न साइंस और इंग्लिश वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। जो वेस्टर्न साइंस है या जो वेस्टर्न लिटरेचर है, उसके डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए एक तरह से ये कमीशन आई थी। तो ये मिशनरी एजुकेशनल जितने भी थे उसको प्रोवाइड किया गया। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे भारत में वो खोले जाएंगे। साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एजुकेशन थी इंडिया की, चूँकि वो व्यापार करने यहाँ पे आए थे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 200 वर्षों तक ब्रिटिश रूल रहा, जिसमें कि 50 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड किया, शासन किया, और 150 साल तक ब्रिटिश रूल हमारे देश में रहा। नेक्स्ट में मैकाले मिनट। एक्चुअली 1813 में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेके और वेस्टर्न साइंस जो आया, वो दोनों के बातों में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। जैसे ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल ग्रुप में ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, हिंदी में प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। यहाँ पे एक ग्रुप जो था वो वेस्टर्न साइंस और इंग्लिश लिटरेचर को सही कह रहा था हमारे ही देश में, और कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे जो प्राच्यवादी ग्रुप में थे कि ये शिक्षा हमारे देश को की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करेगी। इसके जो मेजर रिकमेंडेशंस थे वो सेम एज लगभग चार्टर एक्ट की तरह कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो
इंग्लिश ही होगा। यूरोपियन लिटरेचर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पढ़ाए जाएंगे, और जितने भी इंडिया में इंडिजीनियस और रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट किया जाए। इसके अलावा जो मेन यहाँ पे एक थ्योरी आई, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि मास एजुकेशन के लिए इंडिया में लाई गई। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन्स कि 1 लाख जो रुपीज़ थी नगद राशि, वो शिक्षा पे कुछ लोगों पे खर्च की जाएगी, और वो जब शिक्षित हो जाएंगे तो वो नीचे, अपने से नीचे लोगों को शिक्षित करेंगे। तो इस तरह से शिक्षा क्या है कि छन छन कर लोगों तक पहुंचेगी। यहाँ पे जो फंड्स थे वो ओरिएंटल टेक्स्ट बुक्स के लिए ही प्रोवाइड किए जाएंगे। कंट्रीब्यूशंस थे, मैकाले हमारे शिक्षा जगत में इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी अच्छी जगह रखते हैं। तो इनके जो कंट्रीब्यूशन थे, ये जो इंडिजीनियस स्कूल यहाँ पे थे जितने भी, उनको प्रमोट करके मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के रूप में तैयार किया गया। साथ ही साथ जो एजुकेशन के लिए हमारी जो भारतीयों की अभिवृत्तियाँ थी उसको चेंज करने में काफ़ी सहायता मिली, और जनरल एजुकेशन इंग्लिश के लिए डेवलपमेंट के लिए पब्लिक एजुकेशन में ट्रांसफ़र की गई। इस तरह से कई यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको खोला गया, और जो रिकमेंडेशंस थे वो ओरिएंटल और ओसिडेंटल ग्रुप की जो कंट्रोवर्सी थी लैंग्वेज और लिटरेचर को लेके, वो बंद की गई। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वुड डिस्पैच 1854। एक्चुअली ये हमारे देश के लिए एक तरह से मील का पत्थर साबित हो गया, और वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इसके जो मेजर रिकमेंडेशंस थे, यहाँ पे ब्रिटिश जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन के लिए, वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी लेगी अपने। इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और वुड डिस्पैच ने एक स्कीम जो प्राइमरी टू हायर लेवल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने की कोशिश की। इन्होंने फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश किए जाए, जो कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश हो गए। इन्होंने इंडियन लैंग्वेज और लिटरेचर की पहचान की, साथ ही उसके महत्व को भी समझा। इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल की स्थापना के लिए अनुशंसा दी। विमेंस एजुकेशन को भी इन्होंने प्रमोट किया, और उसके लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए। जो हमारे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लेके कंट्रोवर्सी थी या रखा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लोअर लेवल में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो कि हमारी प्रांतीय भाषा है, उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने की का सजेशन दिया। हायर लेवल में इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट और पब्लिक वेंचर्स थे उनको ऑफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की अनुशंसा की। प्रोफेशनल एजुकेशन सेंटर्स जैसे लॉ, मेडिसिन, टीचर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट की अनुशंसा की। वुड डिस्पैच ने रिकमेंड किया कि 3 यूनिवर्सिटी, जो कि प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे बनेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी फाइनेंसिंग सिस्टम थे, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ये सबके रिफॉर्म के लिए पॉलिसी इन्होंने दिया। इसके अलावा बैकवर्ड और ट्राइबल चिल्ड्रंस के लिए भी इन्होंने एजुकेशनल प्रोविज़न रिकमेंड किया। आफ्टर वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, जिसके चेयरमैन थे सर विलियम हंटर, जो कि 1882 में आया, इसमें 20 सदस्य थे और 2 इंडियन सदस्य थे, इसलिए इसको फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसके जो मेन रेफरेंसेस थे वो तीनों लेवल को लेके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर, उसके ग्रांट, उसके फाइनेंस, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम, इन सबको ध्यान में रखते हुए अलग अलग सबके रिकमेंडेशंस दिए गए। इनके जो रिकमेंडेशंस थे हंटर कमीशंस में, वो लगभग 700
पेजेस के थे। जो यहाँ पे बोर्ड्स होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल बोर्ड होंगे, उसके जो प्राइमरी लेवल के जो एजुकेशन होंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के अंदर जाएगा। सेकेंडरी स्कूल्स भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसके लिए प्राइवेट फंड भी प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट के जरिए। सेकेंडरी स्कूल का करिकुलम एकेडमिक और वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पे दोनों होंगे। मिशनरी स्कूल को डिस्करेज किया जाएगा। जो इंडियन पार्टिसिपेशन होगा एजुकेशन में, स्कूल सिस्टम में, वो यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो मेनली यहाँ जो रिकमेंडेशंस थे वो प्राइमरी एजुकेशन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इस्टेब्लिश किए जाएं। साथ ही साथ जितने भी लेवल हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर लेवल, उसके जो फंड्स हैं उसको बढ़ाए जाएं और लोकल और गवर्नमेंट दोनों लोग इसके लिए प्रयासरत रहे। इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि 1902 में लॉर्ड कर्जन के चेयरमैनशिप में आया, इसके जो मेन रिकमेंडेशंस थे वो यूनिवर्सिटीज़ को लेके ही थे। सीनेट्स एंड सिंडिकेट्स यूनिवर्सिटी में उनकी पहचान हो, जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे टीचिंग फैकल्टी के, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसको ध्यान में रखा जाए। सीनेट और सिंडिकेट जो यूनिवर्सिटी में होंगे उसके रिप्रेजेंटेटिव टीचर्स ही होंगे। करिकुलम और एग्जामिनेशन ये दोनों को पुनर्गठित किया जाए। डिग्री कोर्स के लिए 3 साल और ऑनर्स डिग्री कोर्स के लिए 4 साल रखे जाए। यहाँ पे नेक्स्ट में जो प्रॉपर इक्विपमेंट है लाइब्रेरी की या लेबोरेटरी की, इसको मेंटेन किया जाए ताकि शिक्षा की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। इन यूनिवर्सिटी में जो भी टीचर्स होंगे वो हायर एजुकेशंस वाले होंगे और उन्हीं को अपॉइंटमेंट दिया जाए। जो न्यू यूनिवर्सिटी है उसको इस्टेब्लिश किए जाएं। नेक्स्ट में जो कॉलेज टीचर्स होंगे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज भी किए जा सकते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज जितने भी होंगे वो यूनिवर्सिटी के द्वारा सुपरवाइज्ड किए जाएं। और इंडिया में इस तरह से कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके सेटअप तैयार किए जाएं, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे होगी। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी होगा जिसमें कि जो प्रॉपर कोर्सेस होंगे, इमीडिएट एग्जामिनेशन होंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट में यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन होंगे, इसको गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगी। कॉलेज और भी इस्टेब्लिश किए जाएं। इसके अलावा जो लॉर्ड कर्जन के जो मुख्य रिकमेंडेशंस में थे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाएं, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल कॉलेज के साथ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी इस्टेब्लिश किया जाए। आज हमारे देश में जितने भी मॉन्यूमेंट्स सुरक्षित हैं तो वो एक तरह से लॉर्ड कर्जन का ही कंट्रीब्यूशंस था, जो कि उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने की अनुशंसा की। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे हार्टोग कमेटी 1928, जिसके जो चेयरमैन थे सर फिलिप हार्टोग ने किया था चेयरमैनशिप में। इसके जो मुख्य एफर्ट थे वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन था। इसके अलावा जितने भी प्रोविंसेस हैं उसमें प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया जाए। प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी, उसमें जो वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन है, जिसको अपव्यय और अवरोधन कहा जाता है, उसको रोका जाए और नंबर ऑफ स्कूल्स इंक्रीज़ किए जाएं। एलिमेंट्री एजुकेशन को जो लोकल मैनेजमेंट होंगे वही हैंडल करें और साथ ही साथ नए सेकेंडरी स्कूल्स भी खोले जाएं प्राइवेट मैनेजमेंट के अंदर में। जो ग्रांट इन एड होगा इंडिजीनियस स्कूल्स को, वो भी गवर्नमेंट बियर करेगी। सेकुलर एजुकेशन पे जोर दिया जाए। यहाँ पे जो दिया गया था हार्टोग कमेटी के अंतर्गत नर्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, टीचर ट्रेनिंग, हेल्थ एजुकेशन, ये सारे चीज़ों को फिर से रिवाइज किया जाए। जूनियर एंड बेसिक स्कूल्स खोले जाएं।
तो ये जो हमारे हार्टोग कमेटी के अंतर्गत जो मेन फोकस था वो डिस्टेंट एज स्टैग्नेशन को रिड्यूस करना था। आफ्टर हार्टोग कमेटी जो नेक्स्ट कमेटी आई वो 1937 में एबट वुड कमेटी थी। एक्चुअली यहाँ पे जो कैब ने रिवाइव किया कि नई कमेटी का गठन हो जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करे। तो इसके दो एक्सपर्ट थे जो एबट चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंग्लैंड एंड वुड डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस बोर्ड ऑफ एजुकेशन इंग्लैंड। ये दो एक्सपर्ट यहाँ पे आके इन्होंने कमेटी गठित किया। साथ ही इसके लिए जो रिकमेंडेशंस दिए वो मेनली वोकेशनल एजुकेशंस पे ही थे कि वोकेशनल एजुकेशंस ऑर्गेनाइज्ड किए जाएं जो कि यहाँ पे नीड है लोगों की। तो इसमें जो नेक्स्ट जो प्रायोरिटी जो दी गई वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन को प्रायोरिटी दोनों को दी गई। साथ ही साथ कई सारे पॉलिटेक्निक और इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट के लिए टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन सेंटर्स भी खोले गए। ट्रेंड वुमेन्स टीचर को अपॉइंट किया जाए। फिजिकल एजुकेशन पे फोकस किया गया। इसके अलावा जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो प्रॉपर कंट्रोल और मॉनिटरिंग होंगे। वहाँ पे कई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए। यहाँ पे जो इन्वॉल्व टैलेंट और स्किल जो इनरीच करना था उसको देखना था, उसके लिए प्रयास किया गया। नेक्स्ट में जो जनरल एंड टेक्निकल स्कूल्स हैं उसको इस्टेब्लिश भी किया गया, साथ ही में उसको इनकरेज भी किया गया। 1937 में ही वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आया जिसको चेयर किया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इसे बेसिक एजुकेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस जो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन है इसके जो मुख्य रिकमेंडेशंस थे वो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन थे। और क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन होने से जो बच्चे हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेंगे और उससे अर्न भी होगा, अर्निंग वाइल लर्निंग। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य थे सैलरी, टीचर्स की जो सैलरी होगी वो उसके प्रॉफिट से दी जाएगी। जो जितने भी बनेंगे क्राफ्ट के सामान उनको सेल किया जाएगा और उससे जो अर्न होगी वो सैलरी और अदर जो ग्रांट है वहाँ पे काम किया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य रिकमेंडेशंस इसमें थे कि यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं 7 से 14 वर्ष की उनको मदर टंग जो होगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा। बेसिक क्राफ्ट यहाँ पे एजुकेशन का मेन सेंटर होगा। जैसे बेसिक क्राफ्ट के अंतर्गत किचन गार्डनिंग, एग्रीकल्चरल, लेदर वर्क, वुड वर्क, कार्डबोर्ड वर्क, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह से क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन होगा जो कि पूरी तरह से यहाँ पे इन्होंने मैकेनिकली इसे सोशल एंड साइंटिफिक बताया जो कि स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट करेगा। नेक्स्ट जो का विषय है वो है सार्जेंट रिपोर्ट। एक तरह से ये बिफोर इंडिपेंडेंस आखिरी रिपोर्ट था जो कि सार्जेंट ने दिया था। इसके जो मुख्य रिकमेंडेशंस हैं यहाँ पे यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इस थोड़ा प्रीवियसली से कम किया गया। 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा। दूसरा जो मिडिल स्टेज में जितने भी होंगे उसके लिए जो कोर्सेज होंगे उसकी वैरायटी होगी 11 साल में। हाई स्कूल में भी लगभग 6 साल की कोर्सेज होंगे और 11 साल से एडमिशन शुरू होगी। और यहाँ पे 2 तरह की शिक्षा दी जाएगी, एक तो एकेडमिक और दूसरा टेक्निकल। तो जो मेन रिकमेंडेशंस हैं यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन होगा वो फ्री कंपलसरी होगा। इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट टाइम में 3 से 6 साल के उम्र के बच्चों के लिए भी प्री प्राइमरी एजुकेशंस का प्रोविज़न आया। तो इस तरह इन्होंने यूनिवर्सल, कंपलसरी एंड फ्री और बेसिक एजुकेशन सभी बच्चों के लिए को 3 भागों में बांटा। 6 से 11 साल जूनियर बेसिक, 11 से 14 साल सीनियर बेसिक और हाई स्कूल एजुकेशन 11 से 17 साल।
यहाँ पे जो भी डिग्री कोर्सेज होंगे वो 3 इयर्स के होंगे। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद एजुकेशन को स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा टेक्निकल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चरल एंड आर्ट एजुकेशंस भी फुल टाइम और पार्ट टाइम एजुकेशंस दिए जाएंगे, जिसमें कि गर्ल्स को डोमेस्टिक साइंस के लिए इन्होंने कहा, रिकमेंडेशंस दिया। इस तरह से जो एडल्ट एजुकेशंस हैं उसको भी इन्होंने बढ़ावा दिया। आफ्टर जो अबाउट जो 20 इयर्स जो हैं उनको एडल्ट एजुकेशंस दिया जाए। तो यहाँ पे जो फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके भी लिए भी एजुकेशनल प्रोविजंस होने चाहिए। फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी किया, साथ ही साथ जो सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी उन्होंने प्रोविजंस दिए। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज़ को क्रिएट किया जाए ताकि जो बच्चे हैं पढ़ लिख के वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर्स करवा सकें। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंटर में भी और स्टेट में भी इस्टेब्लिश किए जाएं। मदर टंग का यूज़ जो है वो हाई स्कूल में भी होगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए। थैंक यू। अगर ये पीपीटी आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप स्लाइड शेयर में जाके अपलोड कर सकते हैं।